Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we will study about the labor market foundation. मतलब फंडामेंटल लेबर मार्केट की स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ हम PYQ भी करेंगे जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है। आपको पता है हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप यूनिट 1 से प्लेलिस्ट वाइज प्रॉपर पढ़ सकते हैं। देन आज हम क्या पढ़ेंगे, लेबर मार्केट। ये क्या ऐसा टॉपिक है जो कि अभी MBA में आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्राफिक्स है, मैनेजर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे इसमें, और इसमें आपका अगर छोटी सी यूनिट है तो आप इसे इजी तरीके से कैच कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स 100% कंफर्म है। देन कम टू द टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, देन डिमांड फॉर लेबर क्या है, एम्प्लॉय साइड से सप्लाई क्या होती है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, डिमांड और सप्लाई आज की वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम करते हैं। देन PYQ रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या है? एक ऐसा नहीं है जैसे कमोडिटी होती है ना, कि कोई भी सामान है, गुड्स है, आपने रखे और चले गए और वो वहां से बेच गए, वो मार्केट उस तरीके का नहीं है। ये मार्केट कैसी, लेबर सर्विस, मतलब यहाँ पे क्या है, लेबर ही आपको बॉट और सोल्ड करी जाती है। ठीक है, वर्कर नहीं, उसकी सर्विसेज। तो उसमें हमें लेबर का होना बहुत जरूरी है, मतलब वर्कर का होना फिजिकली प्रेजेंट है। अब जब सपोज करो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने हायर किया, तो मैं जब प्रेजेंट रहूंगी जब भी तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते लेबर के स्किल्स को, मतलब मेरी स्किल्स को, आई एम टीचर, तो टीचर के स्किल्स को और टीचर को। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन मार्केट कहलाती है। ये स्टॉक कमोडिटी मार्केट की तरह नहीं है कि सामान रखा और चले गए, वहां से जो बेचा गया खरीदा, बॉट एंड सोल्ड प्रोसेस, नो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टूड इन माइंड इट्स द ड्राइव डिमांड। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी को अच्छा लग रहा है कि वो आपको हायर कर रहा है, कंपनी आपको हायर करना नहीं चाहती, बट वो उसे क्या है, अपना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आउटपुट किसके थ्रू होगा, वर्कर के थ्रू प्रोड्यूस करेगा। सपोज करो डिमांड आई कार की प्रोड्यूस करने की, कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसे क्या करना पड़ेगा, वर्कर करेगा। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द ड्राइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड किसकी आ रही है, कार की। तो अगर उस कार की डिमांड फॉलो हो जाएगी तो आपकी भी डिमांड फॉलो हो जाएगी, इज कॉल्ड द ड्राइव। देन कम टू द, देखो कमोडिटी मार्केट की, यहाँ पे ग्रेन है, ग्रेन कमोडिटी में आया, वहां पे एक तरह की मार्केट है, जैसे मंडी होती है, एक सब्जी मंडी, वहां पे आया और चली गई। ठीक है, लेकिन लेबर मार्केट कैसी है, जहाँ पे ह्यूमन लेबर कोलैबोरेशन होता है। देन कम टू द डेफिनेशन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड ऑल डेफिनेशन, मेजर डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिचार्ड ए लेस्टर, क्लासिक व्यू की बात करें, उन्होंने क्या बोला था कि लेबर मार्केट का एक जनरल एरिया है जिसमें हम फोर्स करता है डिमांड एंड सप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर सर्विस इंटरेक्ट। मतलब ये क्या है, एक ऐसा एरिया जहां पे डिमांड, आप याद रखना, डिमांड कहां से आती है, इंप्लॉयर साइड से, क्योंकि उसको लेबर चाहिए। सप्लाई कौन कर रहा है, लेबर खुद है। तो इस तरीके से लेबर सर्विस इंटरेक्ट हो कि जो हमारी डिमांड और सप्लाई मीट कर सके। ये रिचार्ड ए लेस्टर का कहना था। कंसेप्ट अब ये किस पर फोकस कर रहा है, ही एम्फसाइज्ड नॉट अ फिजिकल प्लेस बट अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंटरेक्शन। उसने कहा ऐसा फिजिकल प्लेस को तो नहीं बताया, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे दोनों आके डिमांड और सप्लाई के बारे में, एम्प्लॉयर और वर्कर आके अपना इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपना जॉब ले सकते हैं, जैसे जॉब मेला होता है। ठीक है, कम टू द सेकंड डेफिनेशन, डेल योडर। उन्होंने एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, लेबर मार्केट का एक प्रोसेस है जहां पे लेबर क्या अलोकेटेड टू वेरियस जॉब एंड टास्क। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे लेबर किसके लिए आती है, बहुत सारे टास्क हैं, जॉब है, उनको फुलफिल करने के लिए। तो याद रखिएगा जब भी मार्केट में अगर कभी भी आए कि ये क्या बताएगा, प्रोसेस ऑफ अलोकेशन है, मतलब मैचिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब इज कॉल्ड द लेबर। Then come to the third definition, J.E. Cairnes is structure view। इन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट नॉन कंपीटिंग ग्रुप। इन्होंने आर्ग्यू किया कि ऐसा नहीं कि लेबर मार्केट एक ऐसा नहीं कि एक सिंगल पूल हो, कि सिर्फ सब एक ही कैटेगरी में हो। उन्होंने बोला एक सिंगल सीरीज ऑफ लेयर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, डॉक्टर जो आपका जो क्लीनिंग कर रहा है उसके साथ मैच नहीं कर सकते ना, तो लेबर की भी एक एक कैटेगरी है, मतलब नॉन कंपीटिंग ग्रुप है। अब लेबर को तुम डॉक्टर के साथ कंपीट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि एक सीरीज ऑफ लेयर है जिसमें वर्कर वन ग्रुप, जैसे मैनुअल लेबर है वो कंपीट नहीं कर सकती ब्रेन वर्कर प्रोफेशनल। सपोज करो कोई झाड़ू लगाने वाला है, अब आप उसके साथ ही आपका जो आपको पढ़ा रहा है उसके साथ मैच नहीं हो सकता, उनका अलग अलग स्किल्स है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि देखो ये लेयरिंग होता है। एक हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव ग्रुप, तो इसी के साथ आप इसी के लेबर को कंपीट कर सकते हो, उसी के जैसा स्किल होना चाहिए। दूसरा हो गया आपका टेक्निकल स्किल, तीसरा होगा मैनुअल। तो इनका आपस में
इनका आपस में। तो इन्होंने नॉन कम्पीटिंग ग्रुप की बात करी थी, जो कि आपको पता होना चाहिए। देन कंप्यूटर क्लर्क केयर, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल व्यू दिया था। उन्होंने बोला कि बल्कनाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट, अगर कहीं पूछा जाए तो आपको पता है क्लर्क केयर ने बोला था कि इनका मतलब था कि मार्केट का एक सेट ऑफ फ्रेगमेंटेड है। मतलब उन्होंने बोला कि ये क्या है को बहुत सारे रूल रेगुलेशन के थ्रू डिमांड और सप्लाई को प्योर करती है। तो इन्होंने क्या बोला कि इसे क्या हमने टुकड़ों में मतलब डिवाइड कर दिया है। गवर्न बाई इंस्टीट्यूशन रूल, कोई यूनियन रूल्स आ गए, कुछ सीनियरिटी रूल्स आ गए, कोई लॉ आ गए। मैं एक सीधा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आपने कोई फैक्ट्री खोली, तो इतना इजी नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री में खोली तो आपको हर तरह की लेबर चाहिए। तो अब उसके लिए भी यूनियन क्या है, हमारा टैक्सेस पॉलिसी क्या है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। तो ऐसा नहीं जस्ट प्योर सप्लाई एंड डिमांड नहीं है, ये सारी चीजें भी हमारा इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लुक एट दिस इमेज। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे बहुत सारे बैरियर्स है, ठीक है। जैसे अगर ये देखो, ये हमारी एक इंडस्ट्री है, पोर्ट ऑफ एंट्री, यहाँ पे आपको लेबर लेनी है। तो आपको क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया, टीच टाइट हबीस हो गया, देन अपर लेवल बैरियर्स हो गए, एकेडमिक टोल हो गए, गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारी पॉलिटिक्स, बहुत सारी रूल रेगुलेशन की बेसिस पे फिर ये लेबर आती है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। देन कम टू द थ्योरी पर्सपेक्टिव। जैसे अगर आपको एग्जाम में पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था, फोकस ऑन पेरिसेबिलिटी लेबर एंड फैक्ट दैट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम सेलर। मैंने आपको बता दिया कि लेबर क्या है, पेरिसेबल है, ठीक है। इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसे आप स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो मेरे साथ ही मेरा आज का दिन लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने पेरिसेबिलिटी ऑफ लेबर में बोला था, उन्होंने बोला कि आप सेलर से उसके स्किल को उस इंसान से अलग नहीं कर सकते। ये अल्फ्रेड मार्शल का कहना था। डल एंड डल, उन्होंने बोला मैकेनिज्म थ्रू द ह्यूमन एनर्जी एक्सचेंज फॉर इनकम। मतलब सपोज करो एक ऐसी मैकेनिज्म है, जैसे मेरे पास एनर्जी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये किसके थ्रू है, एक्सचेंज फॉर इनकम के लिए। वो एक अलग बात है कि अभी हम सोच रहे हैं कि जो नीडी स्टूडेंट है वो अच्छे से करे, लेकिन बाद में हम भी एक है ना, हमें भी तो एक इनकम चाहिए ना, हमें भी तो एक मोटिवेशन चाहिए ना, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं। देन डोरेंगर एंड प्योर, इन्होंने बोला इंटरनल लेबर मार्केट वेयर वेज सेट वेयर इन्वेस्टिव रूल नॉट द एक्सटर्नल मार्केट। इन्होंने बोला कि जैसे अगर आपको कभी डोरनेट प्योर बोला जाए, ये ऐसी डेफिनेशन जो कि पीवाईक्यू में पूछी गई, इसलिए मैंने कोट कर दी है, ठीक है। इन्होंने इंटरनल लेबर मार्केट को बोला गया कि इन्होंने एक्सटर्नल मार्केट से नहीं है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, जब आपकी कंपनी की कैपेसिटी ऑफ पे है उसके बेसिस पर आप वेज डिसाइड कर लेते हो। जॉन डलप ने क्या बोला, लेबर मार्केट को एक सिस्टम अप्रोच बनाया, जैसे मैंने आ गया, यह मार्केट का सब सिस्टम है, ठीक है, फिर वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। देन ये तो हो गया हमारा मार्केट होती क्या है। जैसे हमने मार्केट पढ़ लिया कि फिजिकल प्लेस नहीं है, इसमें हम पेरिसेबल मतलब उसमें हम सेपरेट करके नहीं रख सकते, एक दूसरे से अटैच नहीं कर सकते, एनर्जी के उसमें एक्सचेंज है, नॉन कंपीटिंग ग्रुप है, ये सारी चीजें पढ़ी। अब एक्चुअली मार्केट को स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कहते हैं मार्केट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, किसके बेसिस पर भी हम क्लासिफाइड करेंगे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयर है, मतलब बायर कितने और सेलर कितने, वर्कर मतलब कौन बेच रहा है और अपना कौन खरीद रहा है, और कितनी उनके पास पावर कैसे है वेजेस को इन्फ्लुएंस करने की, इसके बेसिस पर करेंगे। बाद में हम लेबर मार्केट्स के टाइप भी पढ़ेंगे, पहले आपको मार्केट पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो परफेक्ट मार्केट क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन, फुल कंपटीशन। इसमें क्या है, जैसा एडम स्मिथ हो गया, अल्फ्रेड मार्शल हो गया, ये मार्केट क्या है, इसमें बहुत सारे इंप्लॉयर होंगे, बहुत सारे वर्कर होंगे, कोई भी सबका एक जैसा रेट होगा, ठीक है। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन इन्फ्लुएंस द वेज रेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज बताओ मुझे जिसका सेम रेट है हर जगह और बनाने वाले भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारी परफेक्ट मार्केट। मतलब अगर कोई चीज की वैल्यू 10 रुपए, तो वो हर दुकान पे 10 रुपए मिलेगी और हर दुकान पे खरीदने वाले की वैल्यू भी फिक्स होगी। तो परफेक्ट मतलब, वैसे रियलिटी लाइफ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम माने यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते होमोजेनियस लेबर है, मतलब सबके पास सेम जैसी लेबर इंफॉर्मेशन है दोनों साइड से, मतलब एम्प्लॉयर के पास भी और वर्कर के पास भी। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस वेज कोई भी सिंगल लो नहीं कर सकते। आपने देखा हो, कुछ ऐसी चीज बताओ जिसकी पूरी मार्केट में एक ही जैसी रेट है, कहीं से भी खरीद लो, जैसे बिस्किट्स हो गए गुड्डे के, ठीक है, वो कहीं भी जाओगे सेम रेट मिलेगा। ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका क्या है, जब वेज आपकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होगी तब वो परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। देन लुक एट दिस ग्राफ। देखो मैं ग्राफ क्यों लेके आ रही है, अभी आप डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना जरूरी है। देखो ये होगी हमारी वेज रेट, ठीक है, ये हो गया हमारे कितनी लेबर हमें चाहिए। हमेशा याद रखना
जो डिमांड है हमारी कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, सप्लाई हमारी अपवर्ड जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर वेज रेट आपकी इतनी है और एक लेबर लग रही है, यूनिट ऑफ लेबर सपोज करो आपकी 4 यूनिट ऑफ लेबर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिमांड आपकी हाई आएगी ना, डिमांड आपकी हाई होगी, तो आप क्या करोगे, उनका जो होगा मार्जिनल वेज रेट क्या होगी, हाई होगी। सपोज करो मेरी कंपनी है, मुझे 4 यूनिट लेबर है, 4 यूनिट लेबर है, तो मैं क्या करूंगी, मेरी डिमांड हाई है तो मैंने उनको वेज रेट क्या कर दिया, हाई कर दिया, तो यहाँ पे डिमांड हाई होगी क्योंकि कम लेबर है और वेज हमारी हाई होगी। धीरे धीरे यूनिट ऑफ लेबर आपने बढ़ाई तो क्या हुआ, तो वेज रेट भी हमारी स्लोली डाउन हो गई, मतलब उसकी डिमांड भी डाउन हो गई। ज्यादा एम्प्लॉय हो गए, ज्यादा वर्कर हो गए, तो आपने ज्यादा वर्कर रखने के लिए आपको वेज रेट डाउन पड़ेगा। डेट्स व्हाई इज कॉल्ड द डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग क्यों कहलाता है, अब यहाँ पे क्या है, लेबर की कम सप्लाई थी, ठीक है, कम सप्लाई थी, डेट्स व्हाई आपकी डिमांड हाई थी, तो अब कम सप्लाई है, धीरे धीरे क्या हो गई कि जैसे ही आपका वेज रेट बढ़ेगा आपकी सप्लाई और ज्यादा मार्केट में आ जाएगी। तो ये कहलाता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डिमांड का कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई का अपवर्ड है। अब यहाँ पे जो मेन है, जिसे रिजर्वेशन बेसिस बोलते हैं, उससे अपर में कोई काम, उससे नीचे कोई काम नहीं करता है, ये जो है ये हमारा कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। मतलब आपकी सप्लाई और डिमांड जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पे आपकी जितना आपने बेसिस लगाया उतना आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल आई, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा ग्राफ है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। देन और इजी में अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन कब होगा। परफेक्ट कंपटीशन कब होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ यूनिट ऑफ लेबर थी, यहाँ पे आपका वेज रेट था, जब ये बराबर इंटरसेक्ट कर रहा है ना पॉइंट, जब वेज इक्वल टू आपका वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट है, देन ये कहलाएगी हमारी परफेक्ट कंपटीशन। देखो यहाँ पे सप्लाई क्या है, सेम है, ठीक है, सप्लाई एकदम मतलब जो लेबर है वो होमोजेनियस है, सेम है, बिल्कुल बढ़ी ही नहीं, और डिमांड आपकी ये हो गई, तो जो ये पॉइंट है आपका वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन। देन कम टू द इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये जॉन रॉबिन्सन एरा था, इन्होंने बोला कि इकोनॉमी, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, मतलब द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहली बात तो रियलिटी बताऊं, परफेक्ट को छूटता ही नहीं है मार्केट, क्योंकि मार्केट वेयर द परफेक्ट ब्रेक डाउन ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बैरियर्स ऑफ एंट्री, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इन्होंने बोला कि मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होती, हम परफेक्ट मार्केट जो भी हम ब्रेक डाउन करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अब क्या हुआ, अब आया हमारा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्या होता है, जब फर्म डिफ्रेंशिएट करती है अपने आप को, या तो आप सपोज करो कोई वर्कर किसी और के पास जाना चाहे, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी और को खरीदना चाहिए, मतलब इम्परफेक्ट है ना, तो लेबर सप्लाई होमोजेनियस है, मतलब हेट्रोजीनियस मार्केट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मार्केट वेयर द परफेक्शन ब्रेक डाउन ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फेक्शन, बैरियर्स ऑफ एंट्री, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब लिमिटेड, अब ये किस चीज पे कि एम्प्लॉय कितने नंबर ऑफ मतलब एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो आपको खरीद रहे हैं, क्या क्या एंट्री है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनके भी बहुत सारे सब टाइप है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एडवर्ड के एग्जांपल दिया उन्होंने, बोला जब फर्म अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, वर्कर टू प्रेफर वन एम्प्लॉयर ओवर द अनदर फॉर रीजन अदर देन द मनी, मतलब मनी को छोड़ के। सपोज करो मैं एक छोटी सी कंपनी में, मैं एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है, वो मुझे पैसा अच्छा खासा दे रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी रेपुटेटिव कंपनी में जाना चाहती हूँ जिसका ब्रांड नेम बहुत हाई है, जो पक्स दे रहा है, इस रीजन से मैंने क्या किया, उस कंपनी को क्विट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट तो कंपटीशन है, आपको नहीं पता आपका वर्कर कब किस रीजन से आपकी कंपनी को छोड़ के कहीं चला जाए, या फिर कोई एम्प्लॉयर ही नहीं उस चीज में, तो ये क्या कहलाएगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जो कि एडवर्ड चैम्बरलेन ने दी थी, ठीक है। देन कम टू द मोनोप्सनी। मोनोप्सनी का मतलब होता है ये मोनोपोली ऑफ लेबर मार्केट, मतलब जॉन रविसन ही का एरा है, उन्होंने बोला कि जहां सिर्फ एक बायर हो, एक एम्प्लॉयर हो, पर बहुत सारे वर्कर हो। सपोज करो कि एक ही बस उस पूरे एक गांव है, उसमें सिर्फ एक ही कंपनी है, लेकिन वर्कर बहुत ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगी, मोनोपोली। आपको पता मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब बहुत सारे वर्कर, ठीक है। एग्जाम्पल, एक सिंगल मासिव कोल माइन, मैंने बताया कोल माइन की एक ही कंपनी है जहां पे हर कोई काम कर रहा है, ठीक है। और मोनोस्टिक एक्सप्लॉइटेशन कौन सा हो गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वो क्या करेगा, लेस वेज रेट देगा, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है ना उससे भी कम वेज रेट देगा, क्योंकि उनको पता है कि वर्कर के पास कोई
ऑप्शन नहीं है। डेट्स वाई अगर कहीं पूछा जाए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर किस मार्केट स्ट्रक्चर में होता है तो आपको पता होना चाहिए मोनोपोली, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है और उसके पास मोनोपोली। देखो इस तरीके से, अब यहाँ पे क्या है, एक फैक्ट्री है और कोई है ही नहीं, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, वेज रेट को बहुत स्लो कर दिया। मतलब पहले वेज रेट इतनी थी और इसको इतना कर दिया, मतलब लेबर जा रही है बेचारी काम कर रही है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इतनी हाई है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वेज रेट को करती है। तो ये जो है एक्सप्लॉयटेशन जोन है, यहाँ पे इंसान काम कर रहा है, जो यहाँ से यहाँ आया ना वो एक्सप्लॉयटेशन जोन है। देखो और सुन लो, देखो ये एक ही कंपनी है और इतने सारा विलेज है जहाँ पे काम कर रहे हैं, डेट्स व्हाई इज कॉल्ड द मोनोपोली। देन कम टू द बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे एक एम्प्लॉय फेस है मोनोपोली, मतलब मोनोपोली मतलब एक एम्प्लॉयर हो बहुत सारे हो, और मोनोपोली मतलब एक सेलर हो और सिंगल पावरफुल ट्रेड यूनियन, ठीक है, मतलब सेलर तो एक ही है लेकिन उसके पास क्या है, पावरफुल ट्रेड यूनियन है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द बायलैटरल मोनोपोली, मतलब दोनों तरफ से ही है, मतलब वर्कर की तरफ से भी है और एम्प्लॉयर की तरफ से भी है। तो इस केस में कैसे वेज डिटरमाइन होगी, तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड का तो कोई चांस ही नहीं है। सपोज करो एक ही फैक्ट्री है और एक ही घर है काम करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे किसके बेसिस पे हम वेज डिटरमाइन करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर के बेसिस पे। तो आपको पता है कि फाइनल वेज किसके बेसिस पे डिपेंड करेगी, जिसकी हायर बार्गेनिंग लिवरेज होगी। तो बायलैटरल से याद रखना दोनों तरफ, मोनोपोली मतलब वन एम्प्लॉय फिर से मोनोपोली मतलब वन सेलर तो है ही है पर सिंगल पावरफुल ट्रेड यूनियन, ठीक है। लुक एट दिस, ट्रेड यूनियन इधर है और आपका कंपनी का एम्प्लॉयर इधर है, तो जो ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगी उसका दिस कॉल द बायलैटरल। देन अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखो परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस ट्रिगर, वेजेस फिक्स वही था, मतलब एक चीज की वेज फिक्स हो जाती है मार्केट की, तो उसमें आप क्या करते हो, प्राइस मतलब ऑप्ट कर सकते हो पर आपका कोई प्राइस क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये प्राइमरी ऑथर कौन थे, मैंने आपको मार्शल बता दिया, स्मिथ बता दिया, क्लासिकल थे। इम्परफेक्ट प्राइस मेकर, फर्म के पास कुछ कंट्रोल होता है, वो प्राइस अपना बनाती हैं, जो कि जॉन रॉबिन्सन चैवलिन थे, ठीक है। मोनोपोली सिंगल बायर, बताया ना आपको, एम्प्लॉयर डोमिनेट करते हैं, जॉन रॉबिन्सन का ये रहा जिसमें एक्सप्लॉयटेशन जॉन मैंने आपको बताया। बायलैटरल वन बायर वर्सेस वन सेलर, ठीक है। इस तरीके से हमने मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट। हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर क्या है, इन पहला तो इनसेपरेबिलिटी है, मतलब हम लेबर को खरीद नहीं सकते कि यस आज आप घर पे जाके रेस्ट करो और आप काम, मतलब आप उसकी स्किल को उस इंसान से अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है, मतलब यू कैन नॉट बाय लेबर एंड टेक इट होम विदाउट द वर्कर, वर्कर को भी साथ काम करना पड़ेगा, वर्कर को भी फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो पहला फीचर क्या है, इनसेपरेबिलिटी। सेकेंड द पेरिसेबिलिटी, पेरिसेबिलिटी मतलब ये है कि इफ अ वर्कर इज अनएम्प्लॉयड, सपोज मैंने एक दिन की छुट्टी ली तो मेरी लेबर जो पावर है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो गई उस दिन के लिए। अब मैं अपने आप को स्टोर करके नहीं रख सकती वेयरहाउस में कि यस आज मैंने काम पे नहीं गई तो आज ये मेरा काम यहाँ पे रखा है, नेक्स्ट डे मैं अपनी कंपनी में प्रेजेंट कर दूंगी। तो मतलब ये पेरिसेबल है, ठीक है, पेरिसेबल है मतलब आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। वीक बार्गेनिंग पावर, आपको पता है लेबर पेरिसेबल है कि अगर उसने एक दिन काम नहीं किया तो उसका पूरा लॉस्ट हो गया। तो वर्कर ऑफन फोर्स टू, कहीं ना कहीं वर्कर को सर्वाइव करने के लिए लोअर वेज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। देन लो मोबिलिटी, पीपल मशीन नहीं है कि कहीं भी ले जाके कहीं भी है, क्या है उनके साथ उनकी फैमिली है, कल्चर है, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेजिटेंट फील होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर 10% अगर कहीं मिल भी रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फीमेल का एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज मैं एज ए फीमेल है जो वर्किंग है वो कहीं इवन एज ए मदर भी है, तो अगर मैं इतनी लो मोबिलिटी होती है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ जीरो मोबिलिटी है कि अगर कोई अच्छा खासा कोई पे भी कर रहा है ना, फिर भी आप अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी लाइफ जो एक है अपना सेटअप इन्वायरमेंट है उसको छोड़ के नहीं जा पाते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ सिर्फ पैसा नहीं है, आपके साथ आपके बहुत सारे सेंटिमेंट्स भी अटैच्ड हैं, आपके पास अपना बच्चा भी है। तो ये होती है लो मोबिलिटी, मतलब हम लोगों में बहुत लो मोबिलिटी। देन कम टू द फीचर्स इन डिटेल। इंसेपरेबिलिटी मैंने बताया प्रेजेंट होना चाहिए वर्कर को, कैन नॉट बी स्टोर, लीड्स टू जस्ट बाई वीक बार्गेनिंग है। ड्राइव डिमांड है, मैंने आपको बता दिया, जो फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्कर को हायर करना पड़ता है, ठीक है। हेट्रोजेनिटी है, मतलब हर वर्कर यूनिट है, इसलिए हमें हर किसी का वेज अलग अलग होता है। देन लैग इन सप्लाई,
ये क्या है कि हम इसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं गैप है। मोबिलिटी है, पता है आपको, सोशल एंड कल्चर वैल्यू के कारण हमें हिंड्रेस आ रही है। देन कम टू द डिमांड एंड सप्लाई लेबर कंसेप्ट। अब ये हमारा मार्केटिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम डिमांड एंड सप्लाई बहुत जरूरी है, इसको हम स्टडी। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ड्राइव डिमांड। मैंने आपको बोला लेबर इज नॉट डिमांडेड फॉर इट ओन से, किसी को, किसी कंपनी को अच्छा नहीं लगता है कि बहुत सारी लेबर करे। ड्राइव डिमांड मीनिंग डिपेंड एंटायरली डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस वर्कर हेल्प प्रोड्यूस। वो किस पे, जो हमारा जो एम्प्लॉय है वो किस पे क्यों हायर कर रहा है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विस, वो उसकी डायरेक्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो वर्कर की हेल्प लेता है, इसलिए उसे ड्राइव डिमांड बोला जाता है। चेन क्या है, कंज्यूमर डिमांड करेगा प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट करेगा तो इंक्रीज प्रोडक्शन होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन होगा तो लेबर की डिमांड आएगी। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम है। अब एक बात बता, इफ द डिमांड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज इनलास्टिंग, डिमांड ऑफ लेबर यूज्ड टू मेक इट ऑल्सो बी इंसान, मतलब अगर फाइनल प्रोडक्ट की जो डिमांड रहेगी वही लेबर की डिमांड रहेगी। देन लुक एट दिस, देखो कंज्यूमर बाइंग अ कार, इसे बाइंग कार करनी है। अ फैक्ट्री असेंबली लाइन वो, ठीक है, अब वो कार खरीदनी है तो उसको तो इस कार बनाने के लिए लोग चाहिए, डेट्स सही वो हायर कर रहा है, तो ये इसलिए कहलाता है ड्राइव डिमांड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। हायरिंग कैसे करते हैं, मैथमेटिकल कंडीशन क्या है हायरिंग की। तो देखो सबसे पहले ये टेस्ट रिलेशनशिप पूछता है, मार्जिनल मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस, हमेशा वो पूछता है आपसे। तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हायर करते हैं, जब तक आपका वेज इक्वल टू, मतलब आपका वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब जितना आपका वेज है जितना आप दे रहे हो, जब तक आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं दे दोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये हमारा सप्लाई है, ठीक है, ये हमारा वो है, जब तक ये बराबर नहीं हो जाएगा पॉइंट, जब तक आप हायर करोगे। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। इम्परफेक्ट कंपटीशन, मैंने आपको बताया इम्परफेक्ट में क्या होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, जहाँ पे कुछ बायर हैं या कुछ सेलर हैं, यही है ना। तो वो भी जब तक है फार्म हायर करेगी, जब तक आपका वेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का, कि जब तक आपको वो हायर करती रहेगी ना, जब तक कुछ भी हो उसको तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज करो मार्जिनल रेवेन्यू आपका लोअर देन प्राइस इन मोनोपोली है, तो अब क्या हो जाएगा, एमआरपी कर्व लाए बिलो द वीपी कर्व, मतलब जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है अब वो किससे नीचे हो जाएगा, वैल्यू मार्जिनल कर्व से हो जाएगा। तो ये मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज हायर फ्यूअर वर्क, तो याद रखिए जो मोनोपोलिस्टिक होते हैं वो सिर्फ कुछ ही वर्कर हायर करते हैं, पे लोअर वेज देन द कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, अब आता है हमारा हिक मार्शल लॉ ऑफ ड्राइव डिमांड। ये एक्सप्लेन करती है कि डिमांड ऑफ लेबर बहुत इलास्टिक है। ठीक है, थोड़ा भी अगर कुछ भी चेंजेस आया आपकी डिमांड ऑफ लेबर या तो डाउन हो जाएगी या अप हो जाएगी। हाईली सेंसिटिव है वेज चेंजेस में। लेबर डिमांड इज मोर इलास्टिक कब होती है, जब हाई सब्स्टिट्यूटेबल है। सपोज करो आप काम करो, वहां मशीनें आ गई, ठीक है, तो आपका वेरी इजी टू रिप्लेस वर्कर है विथ रोबोट, तो डेट्स वाई हाई सब्स्टिट्यूशन आ गई। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे कि चाय की जगह कॉफी आ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जहां काम करो वहां पे एआई आ गई, चैट जीपीटी आ गई, ठीक है, तो ये क्या है, तो वहां पे लेबर डिमांड बहुत इलास्टिक हो गई, मतलब सेंसिटिव हो गई, तो अब आपको लो वेज में भी काम करना पड़ेगा। इलास्टिक प्रोडक्ट डिमांड, कंज्यूमर आर वेरी सेंसिटिव टू प्राइस ऑफ फाइनेंस। सपोज करो कोई भी प्रोडक्ट डिमांड है, ठीक है, वो चेंज हुई, तो उसके कारण, क्योंकि ये ड्राइव डिमांड है, तो हमारी लेबर की भी इलास्टिसिटी प्रोडक्ट डिमांड की भी चेंज हो जाए। हायर लेबर कॉस्ट रेशियो, वेज मेकअप ह्यूज परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको पता है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन कॉस्ट का सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास जाता है, वेजेस के पास। तो ये अगर ज्यादा हाई कॉस्ट रेशियो तब भी इलास्टिक सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर, मतलब अगर कोई और भी फैक्टर है, सपोज करो कोई ऐसी अदर कंपनी है जो बहुत चीप में बना रही है, तो आप बहुत ज्यादा मशीन और कैपिटल खरीद लोगे। तो इन्होंने ये बोला था कि जो हाईली सेंसिटिव है हमारी वेज चेंज में, ड्राइव। देखो सब्स्टिट्यूशन, ये मशीन, इंसान की जगह मशीन आ गई, ह्यूमन वर्सेस कैपिटल। इलास्टिसिटी प्रोडक्ट डिमांड, सेंसिटिविटी प्रोडक्ट प्राइस चेंजेस, ये ऐसा कुछ आया, प्राइस हाई है तो लोग कर रहे हैं। शेयर ऑफ लेबर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, आपको पता है जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है सबसे ज्यादा वेजेस की जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और अदर चीज है, तो ये हिस्सा हमारा लॉ ऑफ ड्राइव डिमांड है, मतलब इनसे ही हमारे डिमांड में चेंजेस आते हैं। मैंने एक बात बताई अभी हम जो पढ़ रहे थे कि डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों है, अब हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सपोज करो जैसी वेज फॉल होती है,
डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द डिस्टिंक्ट इफेक्ट। अब अगर सपोज करो कि ये कोई हमारा चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लेती हूँ, मैंने आपको बताया यहाँ पे वेज रेट है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर है। अगर सपोज करो तो वेज फॉल, डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी वेज कम होगी तो डिमांड ऑफ लेबर की इंक्रीज हो जाएगी। दो इफेक्ट से, फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सेकंड वन इज द आउटपुट इफेक्ट। सपोज करो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, लेबर बिकम चीपर। अगर लेबर आपकी सस्ती हो गई तो रिलेटिव टू मशीन, तो फर्म क्या करेगी, मशीन की जगह लेबर को ही हायर करेगी, ठीक है। तो अगर आप लेबर कहीं सस्ती मिली, सपोज करो 15,000 रुपए लेबर मिल रही है एक महीने में, लेकिन मशीन की कॉस्ट है 15 लाख 20 लाख, तो मैं क्या करूंगी, मशीन को ही करूंगी ना। तो जैसे ही वेजेस कम होगी हमारी, यहाँ पे वेजेस कम है तो आपकी क्या है, वेजेस कम है तो आपकी डिमांड, उसकी जो होगी डिमांड ऑफ लेबर की इंक्रीज होगी। आउटपुट इफेक्ट क्या है, लोअर वेजेस रिड्यूस टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि अगर कम वेजेस होगी तो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की भी वो रिड्यूस होगी। द फर्म कैन नाउ प्रोड्यूस मोर एंड विच रिक्वायर मोर वर्कर। तो जैसे लोअर वेज हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस हो गया, मतलब कॉस्ट जितना एक कार को आप जहां 8 लाख में कर रहे थे अब वो 6 लाख में होगी, तो आपने क्या किया, और ज्यादा वर्कर हायर करना स्टार्ट कर दिया। तो बोथ इफेक्ट वर्क इन सेम डायरेक्शन, इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड व्हेन द वेज फॉल। तो आपको पता है जब वेज फॉल होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आउट इफेक्ट से उसकी डिमांड ऑफ लेबर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये हमारी कैपिटल है, ठीक है, ये हमारी लेबर है। अब लेबर ए थी, ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये है, तो ये पहला क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे हो गया कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मशीन की ज्यादा कॉस्ट है, लेबर आपकी सस्ती है, तो आप क्या करोगे, और लेबर को खरीदोगे। मतलब पहले आपके पास एक लेबर थी, अब आपके पास क्या होगी, 2 लेबर होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगी तो लेबर की डिमांड आपकी बढ़ गई। देन स्केल इफेक्ट क्या हो गया, अब आपका जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट थी वो कम हुई, तो अब आप क्या करोगे, उसको और बढ़ाने के लिए आप लेबर कॉस्ट और लेबर को हायर करोगे। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ में आ गया कि वेजेस जैसे हाई रहती है तो नहीं है, यहाँ पे हाई कॉस्ट है, ठीक है, जैसी लो आती जाएगी वैसे ही आप लेबर इंक्रीज करती जाओगे। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो वो पूछेगा तो आप बताइएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है आउटपुट। और ज्यादा मैं इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बैकग्राउंड के नहीं होते। देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, ये कैपिटल थी, ये लेबर थी, ये 10 लेबर का काम बताती हूँ। फर्म यूज मिक्स लेबर कैपिटल ओरिजिनल पॉइंट W, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ आ गया, इफेक्ट A to B। A to B कैसे गया कि वेज लेबर चीपर हुई, फर्म मूव अलोंग द सेम आइसोकेन। तो अगर लेबर चीप है तो उन्होंने क्या किया, लेबर को और ज्यादा खरीद लिया, मोर लेबर लेस कैपिटल, तो उन्होंने लगानी तो उन्होंने लेबर को और ज्यादा खरीद लिया, तो 50 से हो गए अब इतने, ठीक है। देन अब आपका आउटपुट स्केल आ गया B to C। अब A रहा, A से B यहाँ पे आ गई, डाउनवर्ड हो रही है ना, अब A to B to C हो गया, ऐसे हो गया। ये क्या होगा, जब लोअर वेज रिड्यूस करोगे टोटल कॉस्ट को, तो अब वो क्या करेगी, अपना बिजनेस और एक्सपेंड करेगी। जब वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी तो वो और ज्यादा वेज हायर करेगी। तो दैट्स व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। तो अब आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि इस तरीके से हमारा जाता है, जितनी कम वेजेस उतनी ज्यादा हम लेबर हायर करते हैं, ठीक है, ये हमारी वेज है। तो अब आपको देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हायर रिलेटिव टू लोअर कॉस्ट लीड्स टू ऑटोमेशन, ठीक है। आउटपुट लोअर एवरेज कॉस्ट रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज प्रोडक्शन। देन डिटरमिनेट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को कौन कौन सी चीजें जो हेल्प करती हैं, शिफ्ट टू द राइट, मतलब राइट में जैसे ये कर्व है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको ऐसा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहला राइज इन प्रोडक्ट डिमांड, जैसे आपकी प्रोडक्ट डिमांड हुई तो पीपल बाय मोर प्रोडक्ट, अगर पीपल ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अगर सपोज करो वर्कर के पास बेटर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी है तो उनका मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर बढ़ेगा, देन वे हायर करेंगे। देन राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सपोज करो मशीन बहुत एक्सपेंसिव है तो वो फिर से लेबर की तरफ काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया राइट, मतलब इसलिए ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है। अच्छा शिफ्ट टू द लेफ्ट, डिक्रीजिंग डिमांड कब होगी, जब आपका प्रोडक्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, मतलब प्रोडक्ट प्राइस कम हो जाएगा, तब आप लेबर खरीद मतलब नहीं करोगे। देन टेक्नोलॉजिकल एब्सेंस, अगर सपोज करो उस स्किल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे मैनुअल टाइपिंग हो गया,
ठीक है, तो आपका फिर क्या होगा, इस शिफ्ट हो जाएगा हमारा लेफ्ट की तरफ। तो आपको पता है डिमांड कर्व अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है, ये फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं। देन कम टू द शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन डिमांड। जैसे शॉर्ट रन में ओनली लेबर इज वेरिएबल, ठीक है, कैपिटल मशीन फैक्ट्री फिक्स है। शॉर्ट रन डिमांड क्या होगी कि लेबर आप कैपिटल आपने उतनी ही कैपिटल लगाई और आपका जो है लेबर ही वेरिएबल है। जैसे आपके पास फिक्स 10 मशीन है, ठीक है, अगर आपको लगता है प्रोडक्ट की डिमांड हाई आ रही है तो आपने 10 वर्कर हायर कर लिए, नहीं आ रही तो आपने 5 कर दिए। लॉन्ग रन क्या होगी, दोनों वेरिएबल है, बोथ लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल। तो अब इसमें क्या होगा कि लॉन्ग रन डिमांड कर्व मोर इलास्टिक है, क्योंकि उनके पास इनफ टाइम है अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का चेंज करने के लिए। तो अगर उन्हें लगा कि लेबर को बढ़ाना है तो लेबर बढ़ा दिया, अगर उन्हें लगा कि फुल ऑटोमेटेड करनी है तो ऑटोमेटेड कर दिया, उन्हें लगा कैपिटल इनहेंस करनी है तो इनहेंस कर दी। तो ये हमारा शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन डिमांड। देन अब आते हैं एक और टॉपिक पे, कंसेप्ट ऑफ लेबर सप्लाई। देखो कंसेप्ट ऑफ लेबर सप्लाई क्या है कि डेफिनेशन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर आर विलिंग टू एबल टू वर्क इन गिवन वेज। देखो डिमांड हमेशा एम्प्लॉय साइड से, क्योंकि एम्प्लॉयर खरीद रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, सारा कंट्रोल एम्प्लॉयर के हाथ में। लेबर किसकी है, वर्कर की चॉइस है, वर्कर की विलिंग है कि उसे कितनी रेट पे उसे काम करना है, कितना घंटे में कितना रेट उसे मिलेगा जब वो काम करेगा। तो याद रखिएगा ये कहलाती है लेबर सप्लाई। अच्छा, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में क्या डिफरेंस है? तो लेबर फोर्स क्या होती है, हमारी नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एम्प्लॉयड वर्सेज अनएम्प्लॉयड, ये होगी हमारे लेबर फोर्स कि कितने एम्प्लॉयड है, कितना सी कर रहे हैं। और लेबर सप्लाई हो गई कितने नंबर ऑफ आवर्स दोज पीपल आर विलिंग टू। देखो लेबर फोर्स तो पूरी होगी एम्प्लॉयड, जैसे मैं कहीं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए, तो आई एम कम अंडर द लेबर फोर्स, क्योंकि मैं एम्प्लॉयड भी हूँ अनएम्प्लॉयड हूँ कोई नहीं है। लेकिन लेबर सप्लाई होगी एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स पीपल आर विलिंग टू सेव, मतलब मैं किस यूनिवर्सिटी में काम करना चाहती हूँ या कितने घंटे अपना कितने घंटे का एग्रीमेंट हुआ है या कितने वेजेस पे हुआ है, ये मेरी लेबर सप्लाई होगी। जब मैंने ज्वाइन कर दिया तब वो लेबर सप्लाई होगी, लेबर फोर्स हो गया जब मैं एम्प्लॉयड भी हो सकती हूँ अनएम्प्लॉयड भी हो सकती हूँ, ठीक है। देन द टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट क्या है, एवरी इंडिविजुअल हैज 24 आवर्स, द सप्लाई ऑफ लेबर इज द डिसीजन टू गिव अप लेजर एंड द इनकम। उन्होंने बोला देखो हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, तो सप्लाई ऑफ लेबर का ही डिसीजन है कि उसे लेजर मतलब खाली करना है या इनकम कमानी है। देन लेजर और इनकम ट्रेड ऑफ, इसको भी अच्छे से समझ लो। लेजर क्या होता है, ये नॉर्मल गुड, एज पीपल गेट रिचर दे वांट मोर ऑफ। ये क्या होता है कि लेजर होता है मतलब खाली टाइम, अगर जितना इंसान पैसे वाला होता है ना, वो उतना ही अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी क्वालिटी टाइम को एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। वर्क क्या होता है, इट मीन्स टू गेट अ इनकम। काम क्या है, जिसके थ्रू हम इनकम पा रहे हैं, जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विस खरीद पा रहे हैं, ये होगा लेजर। आपको समझ में आएगा, पीपल गेट रिचर, जैसे पीपल बहुत पैसे वाला होता है तो वो कम काम करेगा और लेकिन अपनी एंजॉय, अपनी क्वालिटी लाइफ, अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करेगा। डिसीजन क्या है, वर्कर कंपेयर करता है कि यस यूटिलिटी ऑफ लेजर वर्सेस यूटिलिटी ऑफ इनकम, कि अच्छा मैं खाली टाइम को ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड हो पा रही हूँ या फिर इनकम को यूटिलाइज करके ज्यादा सेटिस्फाइड हो पा रही हूँ। एक बात याद रखिएगा, एक कंसेप्ट आता है पीवाईक्यू में, रिजर्वेशन ऑफ वेजेस। रिजर्वेशन ऑफ वेजेस क्या होती है, ये मिनिमम वेजेस रेट होती है जिसमें इंसान इंडिविजुअल विलिंग टू एंटर द लेबर मार्केट। अगर इससे कम है तो उसकी सप्लाई लेवल जीरो। सपोज मैं अगर कहीं इस टीचिंग करने जाऊं तो अगर मेरा एक फिक्स है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, अगर नहीं चाहिएगा तो मेरी तो सप्लाई लेवल जीरो हो जाएगी, इससे अच्छा तो मैं घर बैठना पसंद करूंगी, ठीक है। ये कहलाती है रिजर्वेशन बेसिस, एक मिनिमम वेजेस रेट जिसपे आप अपनी मार्केट में एंटर। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्सेस इनकम इफेक्ट, ये बहुत बार पीवाईक्यू में आया है। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, सपोज करो वेज राइज हुई तो आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लेजर की इंक्रीज, बिकम मोर एक्सपेंसिव टू सेट आइडिया। सपोज करो वेजेस आपकी बढ़ी स्टार्टिंग में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, तो आपका खाली टाइम जो इंक्रीज हो रहा है अब वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। सपोज करो मैं 8 घंटे काम, हमारे पास 8 घंटे तो होता है, सपोज मैं 4 घंटे काम कर रही हूँ लेकिन 4 घंटे के मुझे 1000 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे 4 घंटे हैं, जो मेरा लेजर है, खाली टाइम है, मैं उसको भी और काम करना चाहूंगी, मतलब मैं चाहूंगी कि 8 घंटे काम करूं और मुझे 2000 रुपए पर डे मिले। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब जो मेरा खाली टाइम है उसमें भी मैं मेहनत करके और ज्यादा, क्योंकि मेरा खाली टाइम बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं उस और ज्यादा काम करूंगी। तो यहाँ पे वर्कर क्या करता है, रिप्लेस करता है लेजर विद द वर्क, मतलब मेरे जो खाली टाइम है उससे वर्क काम रिप्लेस कर देता है।
जब हमारी वेज इंक्रीज होती है, ठीक है। अब इनकम इफेक्ट क्या हो गया, सपोज करो अब मैं बहुत ज्यादा पैसे वाले, मतलब मैं नहीं, मतलब जैसे आप कहीं भी वर्क कर रहे हो तो अब आपकी वेजेस बहुत हाई हो गई, अब आप एकदम रिचेस्ट पर्सन बन गए, आपने बहुत मेहनत करी, अब आपके पास वर्कर के पास बहुत ज्यादा वेल्थ इंक्रीज हो गई। अब उसके लिए लीजर क्या है, नॉर्मल गुड है। अब वर्कर क्या करता है, वर्कर वांट टू द बाय मोर ऑफ इट, वर्क लेस। अब वर्कर को क्या चाहिए, अब वो क्या करेगा, काम कम पसंद करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इनफ पैसा है और वो अपनी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना चाहेगा। तो जैसे ही देखो, जैसे ही वेज बढ़ती है, जैसे आप काम करना लीजर काम को ज्यादा पसंद करते हो, जैसे ही आपका एकदम बहुत ज्यादा रिचेस्ट बन जाते हो, बहुत ज्यादा अच्छा खासा वेल्थ आ जाता है, तो अब लेजर इज नॉर्मल गुड हो गया, ठीक है। अब वर्कर क्या चाहिए, अब उसको चाहिए बाय लेजर, मतलब वर्क फॉर इट, मतलब अब वो क्या करेगा, काम कम करेगा, क्योंकि उसके पास इनफ पैसा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज हो जाएगी, अब वो अपना इतना 100% नहीं देगा। तो यहाँ जैसे ही इनकम इफेक्ट ओवरराइड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा, जैसे हमारा कर्व केस हो जाएगा बैकवर्ड बेंडिंग। अब मैंने आपको बताया ना बैकवर्ड बेंडिंग का। अब सपोज करो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता दिया, जब जैसे हमारा वेज बढ़ता है और जो खाली टाइम है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। जैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इनकम इफेक्ट से, तो हमारा वर्कर अर्निंग फीस में, तो वर्कर मोर व्हेन पेड मोर, जब उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज्यादा काम करेंगे। तो ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग गया, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या होगा, एक स्पेसिफिक वेज लेवल आ गई जहां पर वो सेटिस्फाइड है अपनी इनकम से। तो अब बैकवर्ड बेंडिंग कब होगा, जब हमारा इनकम इफेक्ट, आपने देखा होगा ना, एक टाइम के बाद ऐसा लगता है अब हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब हमें रेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करता है, वर्कर क्या करता है, कम काम करना पसंद करता है और अपनी वेल्थ को इंजॉय करता है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द बैकवर्ड बेंडिंग साइकिल। देखो इस तरीके से पहले हमारा अपर है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा काम है, क्वांटिटी ऑफ लेबर आवर्स, सपोज करो पहले 10 घंटा करता है, उसका बेज बढ़ा, थोड़ा सा बेज बढ़ा, उसने और ज्यादा काम करना पसंद किया, एक बेज बढ़ा तो उसने और ज्यादा काम करना पसंद किया, तो ये क्या कर रहा था, अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा था, ठीक है। सप्लाई का बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन एक स्टेज के बाद उसके पास इनफ वेल्थ हो गई, यहाँ पे क्या ओवरराइड हो गया, इनकम इफेक्ट ज्यादा आ गया, मतलब उसके पास इनफ पैसा है, तो वो क्या करेगा, कम काम करना पसंद करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनकम इफेक्ट ओवरराइड करके, तो ये हो गया हमारा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ कर्व ऑफ लेबर। देखो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर देन इनकम इफेक्ट, तो अपवर्ड जा रहा है। अब इनकम इफेक्ट ज्यादा हो गया तो वो क्यों काम करेगा, वो इंजॉय करेगा अपनी वेल्थ को। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द बैकवर्ड बेंडिंग। मतलब अभी क्या है, लेबर जो आ रहा है वो डिक्रीज हो गया। अब ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आई होप आपको समझ में आ गया। देन कम टू द मेजरमेंट मैट्रिक्स। अब मेजर कैसे करते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको पुट किया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हमेशा याद रखिएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो बाई टोटल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयड वर्सेज अनएम्प्लॉयड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। ये हो गई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेकिन अगर आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालनी हो, तो अब आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे एम्प्लॉयड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। अनएम्प्लॉयड रेट निकालनी हो, मतलब अगर वर्क पॉपुलेशन निकालनी है, लेबर फोर्स है, तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने एम्प्लॉयड है, तो वर्क पॉपुलेशन निकाल रही है, कितनी लेबर है, तो भैया लेबर तो अनएम्प्लॉयड भी है ना, तो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड बाई पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी, अनएम्प्लॉयड बाई लेबर। कभी कंफ्यूज मत होना, जब कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछे तो आपको टोटल पॉपुलेशन नहीं लिखना है, आपको पता है ये लेबर फोर्स में से ही कितने अनएम्प्लॉयड है उसका निकालते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, अनएम्प्लॉयड बाई लेबर फोर्स इंटू 100। अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट द परसेंट ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है, ये आपको याद। देन देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो आपके दोनों हो गए, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है वो भी जॉब के लिए देख रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिनोमिनेटर क्या आएगा, लेबर फोर्स आएगा, ठीक है, इस तरीके से। डिटरमिनेंट्स ऑफ शिफ्टर ऑफ, जैसे हमने डिमांड के भी शिफ्टर पढ़े थे ना, लेफ्ट साइड कौन होगा, राइट साइड होगा, ऐसे हमारे लेबर सप्लाई के कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जिससे शिफ्ट होता है। तो नॉन लेबर इनकम, सपोज करो इफ ए वर्कर विनर लॉटरी, सपोज करो कोई वर्कर ने कोई लॉटरी जीत ली या फिर हाई गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गई, तो सप्लाई कर्व कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो कम काम करेगा ना, जब कम काम करेगा तो वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ कब करेगा, अब एजिंग पॉपुलेशन है जैसे जापान है, तो वो भी शिफ्ट सप्लाई करेगी लेफ्ट की तरफ, क्योंकि
उसके पास भी तो इतना नहीं है, यूथ बढ़ जाए, जैसे इंडिया है तो वो राइट है क्योंकि वहां पे ज्यादा सप्लाई है लेबर की, ठीक है। माइग्रेशन हो गया, इनवर्ड माइग्रेशन शिफ्ट सप्लाई कर्व इज राइट एंड पुशिंग वेजेस डाउन टू द शॉर्ट रन, ठीक है। तो अगर माइग्रेशन है तो इनवर्ड जो माइग्रेशन है, अंदर ही अंदर जो आप माइग्रेशन कर रहे हो, वो भी सप्लाई कर्व कहाँ होगा, राइट की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, वेजेस को पुशिंग डाउन कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट रन के लिए। तो जहां पे वेजेस कम होगी वहां पे हमारी ऑलरेडी सप्लाई, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये हमारा है ना, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। टैक्सेस, हाई इनकम टैक्स है, इंक्रीज करेगा इनकम इफेक्ट को, तो फिर वो लेफ्ट पीपल फील, क्योंकि उन्हें पता है कि वो काम कर रहे हैं तो ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो नहीं देंगे, तो भी वो लेफ्ट की साइड जाएगा। तो आप समझ गए। अब इलास्टिसिटी ऑफ लेबर सप्लाई, जैसे हमने डिमांड की पड़ी ना, हर्सल, एक हर्सल का ड्राइव डिमांड, तो इलास्टिसिटी की सप्लाई क्या है, स्मॉल वेज इंक्रीज। सपोज करो आपने छोटा सा भी वेज इंक्रीज किया तो वो लार्ज इंक्रीज इन आवर्स में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे वर्कर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप, हाई पॉपुलेशन मार्केट है, अगर आपने थोड़ा भी वेजेस इंक्रीज किया तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा आर्ट्स में। कॉमन इन लो स्किल है, हाई पॉपुलेशन मार्केट है, तो यहाँ पे इलास्टिक सप्लाई हो रही है, थोड़ा सा बढ़ाने। इन इलास्टिक का हुआ लार्ज वेज इंक्रीज। सपोज करो आपने बहुत ज्यादा हाई वेजेस इंक्रीज किया तो वेरी लिटिल चेंज इन आवर्स, क्योंकि हाईली स्पेशलाइज फील्ड जैसे न्यूरो सर्जन हो गए, यू कांट जस्ट क्रिएट अ मोर वर्कर क्विकली। तो मैंने आपको बताया कि जैसे एक कंपनी है, ठीक है, इलास्टिसिटी कब होगी, इसमें बहुत सारी लेबर है, आपने थोड़ा सा वेज इंक्रीज किया, थोड़ा सा, तो सबका करोगे ना, सबका करोगे तो इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक का हो गई लार्ज वेज, बहुत ज्यादा वेज है इंक्रीज करी, वेरी लिटिल चेंज इन आवर्स, बहुत घंटे में चेंज, जैसे कि कोई न्यूरो सर्जन है, कोई डॉक्टर है, तो आपने अगर उसकी लार्ज वेज भी, तो उस पर इतना इलास्टिक नहीं होगा। मतलब इलास्टिक सप्लाई कहाँ हो रही है, जहां पर छोटी सी वेज इंक्रीज करो लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जैसे लो स्किल है। इन इलास्टिक सप्लाई का है जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है, डॉक्टर है, ठीक है, तो वहां आप कर रहे हो तो वो इलास्टिक सप्लाई होगी। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, लेबर सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन। हमेशा रखना लॉन्ग रन में ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि पीपल हैव इनफ टाइम टू ट्रेन एंड चेंज प्रोफेशन। वो इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई जब वेजेज इंक्रीज हुई देन सप्लाई भी आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है। हाई सब्स्टिट्यूटिविटी ऑफ लेजर है, लॉजिक है, क्योंकि पता है कि लेजर उसके काम करने के लिए हाई सब्स्टिट्यूशन, मतलब वो एक्स्ट्रा जो खाली टाइम में वो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिक सप्लाई हुई। इन इलास्टिक क्या होगी, जब ह्यूमन कैपिटल कॉन्स्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ इलास्टिक की वैल्यू लेस देन 1 है, ग्रेटर देन मतलब लेस देन से 1 है, तो आपका क्या होगा, इन इलास्टिक रहेगी। टाइम हॉरिजन, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन हो, वो आपकी जो हमारे लॉन्ग रन में ज्यादा इलास्टिक डिमांड रहती है, ठीक है। देन अब हम रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो ये भी है, फ्लैश कार्ड है, मोनोप्सनी एक्सप्लॉइटेशन, आप याद रखिएगा, जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। उन्होंने बोला कि वेजेस लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट्स होती है जब मोनोप्सनी होती है। मोनोप्सनी का मतलब एक ही खरीदने वाला हो और सेलर हो बहुत सारे। डोअर लेबर मार्केट, ये डोरिंग प्योर ने बोला मार्केट, उन्होंने बोला प्राइमरी और सेकेंडरी सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। बल्कलाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, क्लेयर कार ने दिया था। उन्होंने बोला कि यस इंस्टीट्यूशन रूल है वो एक अलग से आइलैंड क्रिएट कर देते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है प्योरली आप डिमांड और सप्लाई पे रहें। नॉन कम्पीटिंग ग्रुप किसने दिया था, जे कैनिस ने। उन्होंने बोला कि ये सोशल स्किल बैरियर प्रिवेंट करते हैं वर्कर फ्रॉम मूविंग बिटवीन लेयर्स। कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया ना, एक नीचे जो क्लीनिंग वाला है, ऊपर जो एग्जीक्यूटिव है, दोनों की स्किल आपस में कम्पीट नहीं कर सकते। इंटरनल लेबर मार्केट जो डनलप केन ने दी थी, उन्होंने बोला कि यस हायरिंग हमने जब भी करनी है जब हायर रोल और इंटरनल हो। आयरन लॉ वेजेस जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, डेविड रिकार्डो ने दी थी कि हमें सिर्फ वर्कर को उतना ही देना पड़े जितना वो जिंदा रह सके। रेजिडुअल क्लाइमेट, ये सारी मैंने वेजेस थ्योरी पढ़ा चुकी है वेजेस वाले में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। रेजिडुअल क्लाइमेट ने क्या बोला था कि जो बचा हुआ है रेंट, इंटरेस्ट और प्रोडक्शन जो आता है उससे बचा हुआ, जो लास्ट में बचा हुआ था वो वर्कर को देना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो गैरी बेकर ने दी थी, जो कि उन्होंने बोला था कि यस जो जनरल वर्सेस फर्म स्केल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमें उसे देना। देन कम टू द इकोनॉमिक मैकेनिक्स ऑफ ग्राफ, जो कि हम फिर से पढ़ते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व क्यों है ये एग्जाम में पूछा गया। सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज एज वेज राइज बियॉन्ड एट द पॉइंट। आपको पता है कि जब सप्लाई ऑफ लेबर एक टाइम के बाद डिक्रीज हो जाती है, जैसे हमारा वेज राइज एक पॉइंट के बाद वेज राइज बढ़ेगा, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द बैकवर्ड बॉन्डिंग। तो ये इस तरीके से जा रहा था, देन ऐसे हो जाएगा।
कॉज ऑफ इनकम इफेक्ट मैंने आपको बताया कि जब लोगों को लगता है कि यस अब हमारे पास इनफ मनी है, देन वो आउटवीट कर देते सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, इसलिए वो बेंड कर्व हो जाता है। देन बेवरेज कर्व, रिलेशनशिप इनवर्स बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब वैकेंसी, जो बेवरेज कर्व अभी हमने पढ़ाया नहीं आपको। ये आउटवर्ड शिफ्ट मिस स्ट्रक्चर मिस, मतलब इसको आप नहीं पढ़ेगा। ड्राइव डिमांड हिंक मार्शल का पढ़ा है। लेबर डिमांड इज मोर इलास्टिक व्हेन इजी टू सब्स्टिट्यूट विद मशीन। आपको पता है कि जब ज्यादा इलास्टिक कब होती है, जब उन्हें इजिली आप मशीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो। इस तरीके से हमने ये सारे इकोनॉमिक मैकेनिक्स। देन कम टू द पी बाई क्यू। लेबर मार्केट द कॉसेज बाय विच लेबर इज अलोकेटेड। मैंने आपको पता है अलोकेटेड किसने दिया था, डेल ऑर्डर ने दिया था कि ये क्या अलोकेटेड है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो योर आंसर इज डेली ऑर्डर, क्योंकि उसने बोला ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ अलोकेशन है कि लेबर मार्केट कहाँ है, जैसा टास्क है उसके हिसाब से पर्सन होने चाहिए। देखो डेफिनेशन पूछा। देन कम टू द वो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नॉन कंपीटिंग ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया था जो ने था, उन्होंने नॉन कंपीटिंग ग्रुप बताया था। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि जैसे ये कोई भी इंडस्ट्री है उसकी अलग अलग लेयर है, सोशल और स्किल बैरियर के थ्रू हम उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। इसका इसके साथ कंपटीशन रहेगा, इसका इसके साथ कंपटीशन रहेगा, ठीक है। Then come to the question number 3, the term vulcanization of labor market। vulcanization of मतलब किसने दिया था, हमारा इन्होंने दिया था, क्लेयर केन ने दिया था कि यस हमारी जो मार्केट है वो इंस्टीट्यूशन रूल और इंटरनल पॉलिसी के थ्रू एक आइसोलेटेड है। उसमें ट्रेड यूनियन की पॉलिसी क्या है, टैक्स की क्या है, इसलिए उनको हमने इसके बेसिस प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे नहीं है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, labor is inseparable from worker, reason labor is perishable। yes both A are true and are correct because लेबर क्या inseparable है, मतलब आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि लेबर पेरिसेबल है, क्योंकि उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो योर आंसर इज ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर लीड टू द वीक बार्गेनिंग पावर। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो उनकी वीक बार्गेनिंग पावर को रिड्यूस करता है। देखो हेट्रोजीनियस तो नहीं है क्योंकि यूनिक वेज होता है, पेरिसेबिलिटी और मोबिलिटी। तो हमारा जो पेरिसेबिलिटी है ना, वो हमारा फोर्स करता है वीक बार्गेनिंग पावर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक दिन काम पे नहीं गए तो आपका वेजेस लो हो जाएगा। तो वेज तो आपको सर्वाइव करने के लिए आप एक्सेप्ट कर लेते हो लो वेजेस पे भी। देन कम टू द इनपरफेक्ट कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फ्रॉम हायर लेबर। कब तक कोई भी कंपनी है कब तक वो लेबर को हायर करती है, तो मैंने आपको बताया जब तक वो इक्वल ना हो जाए, वेज इक्वल टू वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ना हो जाए, जब तक वो हायर करती है। तो हायरिंग स्टॉप व्हेन वेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन लेबर एग्जिस्ट कब है। तो मैंने आपको बताया कि कब है, जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आपका हायर देन द वेज है, मतलब वेज कम है लेकिन आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हायर है। तो ये सिंगल बायर है, पे लेस देन द वर्कर वर्थ, जितनी उसकी वैल्यू है ना उससे भी वो कम वेजेस को देता है, देन वो एक्सप्लॉयटेशन जब एग्जिस्ट करता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, द कंसेप्ट ऑफ मोनोप्सनी वाज पॉपुलराइज बाय विच इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया कि जोन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मोनोप्सनी किसने किया था, जॉन रेविसन ने किया था, ठीक है। अगर आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन याद हो तो चैमरलन ने इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो सब टाइप्स का उसको दिया था। देन इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। पॉपुलराइज बाय इकोनॉमिक्स इम्परफेक्ट कंपटीशन। देन सिंगल employer facing a single powerful trade union is called the bilateral monopoly। okay, bilateral monopoly में मतलब सिंगल ही है, सिंगल है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर के बेसिस पर वेज को हम डिवाइड। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, इन अ मोनोप्सनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। अगर मोनोप्सनी में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी होगी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज हायर देन द वेजेज होगी। ओके, टू हायर मोर फॉर्म मस्ट रेज वेज टू ऑल एग्जिस्टिंग वर्कर। तो हमेशा याद रखना कि उनकी कॉस्ट है जो एक्चुअल में वो काम करे ना उससे भी कम वो लोग पे करते हैं। लेबर डिमांड इज ड्राइव डिमांड बिकॉज इट डिपेंड ऑन लेबर सप्लाई। नो, प्रोडक्ट डिमांड गवर्नमेंट रेगुलेशन। यस, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट डिमांड पे डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द प्रोडक्ट डिमांड पे करती है, इसलिए ड्राइव डिमांड कहलाती है। विच इज नॉट अ हिक मार्शल ऑफ ड्राइव डिमांड। मैंने आपको बताया था 4 चीजें बताई थी, ठीक है, जो हमारी ड्राइव डिमांड की इलास्टिसिटी करती है। देखो सब्स्टिट्यूबिलिटी, अगर मशीन की जगह कोई ह्यूमन की जगह कोई मशीन आ जाएगा तब भी वो हमारी ड्राइव डिमांड उसकी जो चेंज हो जाएगी। देन प्रोडक्टिविटी इलास्टिसिटी, यस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हाई और लो हुई तो हो जाएगी। लेबर कॉस्ट रेशियो, यस, और अदर कोई फैक्टर कैपिटल हो जाएगा तो। आयरन ऑफ वेजेस नहीं है,
क्योंकि आपको पता है ये क्या एक वेज थ्योरी है जो कि डेविड रिकार्डो ने दी थी, जिसने ये बोला ना कि जो बस इतना ही लोगों को दो जितना वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो ये वही थ्योरी, ये इलास्टिसिटी नहीं। Then come to the question number 13. Demand is more elastic when labor cost ratio. अगर डिमांड कब ज्यादा इलास्टिक रहेगी, जब लेबर कॉस्ट रेशियो आपका हाई रहेगा। ठीक है, तो हायर एक्सपेंस, जैसे बी बताया ना, वेरी लार्ज है, तो अगर इलास्टिक जब होगी लेबर कॉस्ट का, जैसे हायर परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट मेक द एम्प्लॉय हाईली सेंसिटिव टू वेज। जब हायर कॉस्ट होगी तो वो ज्यादा वेजेस के थ्रू सेंसिटिव रहेंगे, तो याद रखिएगा जब हाई कॉस्ट रहे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन वेजेस फॉल द आउटपुट इफेक्ट लीड्स टू। तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा डिमांड बढ़ा था तो उसमें दो इफेक्ट थे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आउटपुट इफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपका सपोज करो वेज फॉल हो रही है तो आउटपुट इफेक्ट क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन हायरिंग होगा। तो याद रखिए लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन होगा, तो जब जैसे आपके वेजेस फॉल होगी तभी आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आप ज्यादा हायर करोगे। ठीक है, तो डेट्स वाई ये हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमारा ऐसे आता है। ठीक है, देन कम टू द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। कब होगा, जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ इनकम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा इनकम इफेक्ट से। नो, मैंने आपको बताया था जो सप्लाई कर्व हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये जब जा रहा है जब हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा ज्यादा इनकम इफेक्ट से, जैसे हमारा इनकम इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से तब ये बैकवर्ड बेंड हो जाएगा। तो मतलब योर आंसर इज इनकम इफेक्ट इज मोर देन द सप्लाई इफेक्ट। तो याद रखिए इनकम इफेक्ट क्या, लेजर मतलब खाली टाइम को जब आप इंजॉय करते हो उस टाइम पे। अच्छा, अब क्वेश्चन आया लेजर है, जैसे हमने लेजर इफेक्ट बताया ना, इसे कंसीडर एज ए नॉर्मल गुड क्यों कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि आपको पता है जैसी डिमांड राइज होगी तो हमारी इनकम भी राइज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, बी। तो आपको पता है इनकम जैसी बढ़ी आपकी, जैसे इनकम बढ़ी तो आप क्या करोगे, मोर लेजर करना, मतलब खाली टाइम रहना ज्यादा पसंद करोगे बाय द वर्किंग लेस, मतलब काम करना नहीं करोगे। आप क्या करोगे कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपको अब काम कम करोगे एंड लेजर टाइम मोर करोगे। ठीक है, तो खाली टाइम में, तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द नॉर्मल। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. मिनिमम वेज टू स्टार्ट वर्किंग इज कॉल्ड। मैंने बोला था कि एक ऐसा है कि मिनिमम वेजेस कहाँ से लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, रिजर्वेशन इज। मैंने बोला कि मेरा ये है कि मैं इतने से कम नहीं करूंगी, तो जब मेरा इतना मिलेगा जब भी मैं लेबर मार्केट में एंटर करूंगी। तो आपको पता है बिलो दिस लेबर इंडिविजुअल लेबर सप्लाई जीरो, मतलब वो सप्लाई जाएगा ही नहीं, तो उसकी लेबर सप्लाई जीरो होगी, तो ये कहलाता है रिजर्वेशन वेजेस। क्वेश्चन नंबर 18. लेबर सप्लाई जनरली मोर इलास्टिक। आपको पता है लेबर सप्लाई जनरली मोर इलास्टिक कब होती है, लॉन्ग रन में रहती है, क्योंकि उसके पास इनफ टाइम होता है ट्रेनिंग करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, न्यू स्किल करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए, तो लॉन्ग रन में ज्यादा। Then come to the question number 19. What is the correct formula of unemployment rate? तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कंफ्यूज मत होना, अनएम्प्लॉयमेंट का करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स बाई लेबर फोर्स इंटू 100। तो योर आंसर इज बी, अनएम्प्लॉयड बाई लेबर फोर्स इंटू 100। कभी कंफ्यूज मत होना टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं तब हम इसे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अनएम्प्लॉयड कितने हैं और टोटल लेबर फोर्स कितनी है उसके बेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 20. विच PLFS मतलब पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स स्टेटस रिफर्स पीरियड कैप्चर अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ट। तो आप बताइएगा कि कौन सी एक पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स जो हमारा स्टेटस है किसकी रेफरेंस के थ्रू हम निकालते हैं, जैसे कि हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट अच्छे से निकले। तो मैं अगर मान के चलती हूँ मुझे तो CDS ही लगता है, क्योंकि CDS क्या करता है, डेली और आर्ली वर्क बेसिस को कैलकुलेट करता है, तो इसके बेसिस पे हमारा क्या होता है कि हम इजिली निकाल सकते हैं और ये हमारा पता चल जाता है कि कितने लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है कि जैसे मेरा जो स्किल है उसमें मैं 50,000 अर्न कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे 20,000 मिल रहा है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट हूँ, मेरा जितना कैपेसिटी है उससे मुझे लो मिल रहा है, तो CDS के थ्रू हम निकाल सकते हैं। Then come to the question number 21. The iron law of wages substances theory was given by, you know it given by the David Ricardo. ये डेविड रिकार्डो ने दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। Then come to the question number 20. According to Francis Walker, ये ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। तो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस वाकर लेबर इज द, तो मैंने बताया कि फ्रांसिस वाकर की तरह रेजिडुअल की एक बची हुई है। तो याद रखिए वॉकर क्या होता है, एक वॉकर हो गया और बचा हुआ रेजिडुअल क्लाइमेट मतलब बचा हुआ बच्चा। ठीक है, बचा हुआ, तो इस तरीके से कि जब वो रेंट कैपिटल सारी चीजें दे देगा, प्रॉफिट जब जो बचेगा तब वो आपको देगा। तो योर आंसर इज बी, लेबर रिसीव इज लेफ्ट रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
Then come to the question number 23. Human capital theory associate with economics. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किससे हमारा है? तो आपको पता है गैरी बेकर से है, ठीक है। तो गैरी बेकर थे, उन्होंने बोला एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो एजुकेशन का एक इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्टिविटी में, तो ये इन्होंने हमारा 23 में ऑप्शन। Then come to the question number 22. Disguise unemployment is characterized by. तो वो इन्हें मैं दोबारा से कराऊंगी, अभी अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट अच्छे से कराऊंगी, लेकिन अभी जो इसको क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे तो पता ही है कि जब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कब माना जाता है, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेवल हमारे 0 के बराबर हो जाती है, देन हम मानते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एडिंग मोर वर्कर रिजल्ट इन 0 एडिशन। सपोज करो आपके 10 वर्कर है, अगर आप 11 कर रहे हो तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, तब वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। जैसे एक खेत का एग्जांपल लूं, कोई खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट अगर 5 भी करेंगे तो उतना ही आएगा, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। इन परफेक्ट कंपटीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हायरिंग रूल। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या हमारा हायरिंग रूल है? हमारा हायरिंग रूल है कि बी मतलब वेज हमारा किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर। तो अगर सपोज करो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर यूज बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस इन दीज मार्केट, तो हमेशा ये क्या करते हैं, वेजेस को हमेशा लेस ही रखते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब भी होगा जब वेज आपका इसके बराबर होगा। थैंक यू सो मच। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने लेबर मार्केट पढ़ी, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा, डिमांड का क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है, सप्लाई का क्यों अपवर्ड होता है, बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होती है। देन हमने प्रॉपर उसके बाद हमने मार्केटिंग पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, स्टेटस पढ़ी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई क्वेरी है लेबर मार्केट से रिलेटेड, इसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा प्लीज। बहुत सारा कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आगे और अच्छे से पढ़ा सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट है जो यूनिट 10 का सिलेबस है उसमें से हम कराएंगे।